दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। ये हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस हो चुकी जिसमें पहली क्लासेस एमसीक्यू की थी, दूसरी क्लास अति लघु की थी। एक बता देते हैं कि एमसीक्यू 5 नंबर का आते हैं, अति लघु 6 नंबर का आते हैं और जो लघु आते हैं हमारे वो आते हैं 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो टोटल हमारा ये 25 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। लघु और अति लघु और एमसीक्यू हो चुके हैं, पूरे कराए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। ये हमारी तीसरी क्लास है लघु उत्तरीय प्रश्न की। एक सब्जेक्ट की सिर्फ 3 क्लास आएंगी, लघु, अति लघु, विस्तृत। चलिए, लघु, अति लघु और एमसीक्यू तो 2 हो चुकी, तीसरी क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए कि मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होता है। देखो, हम कोई बोलते हैं तो उससे क्या होता है, तो हमारा वक्ता द्वारा श्रोता तथा श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का या संप्रेषित करना है। हम बोलेंगे तो क्या करेंगे, ठीक करेंगे। दूसरा, एक थोड़ा फास्ट चलेंगे, लंबे वीडियो हैं, इसमें टोटल 65 क्वेश्चन है। सभी का अच्छे तरीके से अगर अर्थ भी समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन क्या रहा है तो आराम से हम बना देंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, सब जो पुराना पढ़ते चले आए वही सारी चीज़ें हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, काल किसे कहते हैं। दुनिया भर से हमेशा पढ़ते चले आ रहे हो, काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना कहला जाए उसे काल कहते हैं। इसका अर्थ होता है समय। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अगला, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। पत्र लेखन की क्या विशेषता होती है कि हमें पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए जो अच्छा दिखे। पत्र की साधारणता, भाषा शैली सरल एवं बोलचाल वाली होनी चाहिए। दूसरा, पत्रों में विचार सुस्पष्ट एवं सुलझे हुए होने चाहिए। पत्र में जो लिखा जरूरी हो वही आवश्यक लिखा जाना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात पत्र अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। ये सब बना के लिख सकते हो, लेकिन यह है कि हमें एक पता लग जाए ओवरऑल आइडिया कि हिंदी के जो लघु आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, क्या क्या आ रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य। अगर कविता शिक्षण करेंगे तो बच्चों के लिए क्या होगा प्राथमिक स्तर पर, तो भावों के अनुसार वाचन कराना, मानक उच्चारण का उपयोग कराना, छात्रों में कविता के कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज के रूप में सुनाने की दक्षता का विकास करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला पार्ट है, गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यता विकसित करना। छात्रों में कविता को नाटकीयता के साथ साथ सुनाने की क्षमता का विकास करना। कविता को व्यक्तिगत एवं समूह के साथ हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता का विकास करना। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है हमारा, दूसरे लोगों के समक्ष कविता सुनाने की योग्यता का विकास करना। छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने एवं उन्हें कंठस्थ करना। देखिए, हिंदी में कुछ भी पढ़ जाओ, वहाँ जो समझ में आएगा वही करोगे, लेकिन ये है कि हम जब थोड़ा बहुत पढ़े हुए होते हैं तो हमारे पास शब्द होते हैं कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लीजिए एक बार, बाकी ऐसा से हम लिख के नहीं आओगे, ये सभी पता है। जैसे वहाँ जो समझ में आएगा वही लिखोगे, लेकिन अगर हाँ हम पढ़े हुए होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह। हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। विराम चिन्ह का आशय क्या है। विराम का आशय है रुकना या ठहरना, अपने भावों को प्रकट करने के लिए विशेष भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। यदि बिना रुके ही अपनी बात को कहते सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कई बार व्यर्थ का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए, रो को मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है, जिससे 2 अर्थ प्रकट होते हैं। पहला, रो को मत जाने दो, और दूसरा है रो को मत जाने दो। दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं कि रो को मत जाने दो और एक है रो को मत जाने दो, 2 तरीके हुए ना। तो अगर कॉमा वगैरह ये विराम चिन्ह का यूज नहीं करो तो अर्थ की चीज़ें गलत हो जाएंगी, इसलिए हमें विराम चिन्ह की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमुख विराम चिन्ह इसी का पार्ट है कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो ये पूर्ण विराम, जब बात हमारी पूरी हो जाए तो पूर्ण विराम लगते हैं। अल्प विराम को थोड़ी देर के लिए रुकना हो बिल्कुल तो अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है आगे, शब्दों को अलग अलग करने के लिए कुछ विराम चिन्हों का। संबोधन, 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 भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनो। संबोधन के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। आगे, किसी कथन को स्पष्ट करने के स्थान पर
के स्थान पर का प्रयोग करना चाहिए। आगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब होता है जब दो सेंटेंस को कोई जोड़ रहा हो, कोई किंतु लेकिन ये क्या समुच्चय बोधक शब्द है। आगे अर्धविराम। अर्धविराम का कहाँ प्रयोग किया जाता है? सामान्य तौर पर अर्धविराम दो वाक्यों को जोड़ता है। एक उपवाक्य खत्म होता है तो दूसरे जैसे चिन्हों को नहीं जोड़ा जा सकता, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग। मतलब इसका कोई देखो, क्रांति की दौड़ दौड़ गई, अंग्रेजों के आने से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, कौमा ये अर्धविराम, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। सामान्य तौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है जब एक उपवाक्य खत्म होता है तथा दूसरे कई जैसे चिन्हों से नहीं जोड़ा जा सकता। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बताइए कहाँ लगेगा? जहाँ कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तुम्हारे, कहाँ, क्या, ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे नहीं होगा। अगला देखो क्वेश्चन, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताएं, उनको ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई, और क्रिया विशेषता क्या है? कि तेज दौड़ रहा है। घूमने, माता जी जा रही हैं क्रिया हो गया। इसके आगे क्या, कहाँ जा रही हैं? घूमने जा रही हैं, तो क्रिया की विशेषता क्या है? कि घूमने जा रही हैं। ठीक, जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। जो हम गद्य पढ़ते हैं उसका क्या सामान्य उद्देश्य? शब्दों में, छात्रों में शब्द भंडार को बढ़ाना, छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों, वाक्यों, रचना आदि की जानकारी देना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का जानकारी देना, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना। अगला है छात्रों में कल्पनाशीलता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से आगे, छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि प्रदान करना, उत्पन्न करना, छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना। अगला है छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय लिखिए कि उच्चारण किस तरीके से शुद्ध कर सकते बच्चे। तो सुधार किस, बच्चों के भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को पढ़ने या बोलने का निरंतर अभ्यास कराना, इन सब चीज़ें। आगे उच्चारण के विभिन्न भेदों के नाम लिख दिए। उच्चारण के विभिन्न भेद, क्लास लंबी है, टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है क्योंकि 65 क्वेश्चन है और लघु के हैं, लघु के टाइम लगता है। तो जो चीज़ मुझे लगे कि नॉर्मली ऐसे समझाना है तो ऐसे समझा देंगे, बाकी आप पढ़ सकते। सभी ने सीरीज़ ले रखी होगी अपनी बुक्स पेपर्स की, तो वहाँ से पढ़ लो। यहाँ से थोड़ा एक ही है कि आप कहीं बैठे हो कम समय में अपने मोबाइल से आराम से देख सकते हो। अगला है उच्चारण के विभिन्न चरण। उच्चारण के प्रमुख भेद कौन सा उच्चारण किस स्थान से उच्चरित होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थी को देना चाहिए और शिक्षक को उस अक्षर का स्वयं उच्चारण, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। वही कि कौन सा कंठ तालव्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धा है, ये सब क्या है? हमारे उच्चारण स्थान की बात हो रही। सा को हिंदी में सा की तरह बोला जाता है, खा के रूप में नहीं, जैसे वर्षा। ज्ञा को ज्ञ के रूप में बोला जाता है, जा के रूप में नहीं, जैसे ज्ञान। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आराम से। री को रिर के बोला जाता है, ऋतु। वहाँ को संयुक्त अक्षर अब ना के समान होता है, जैसे चंचल, अंजल। ठीक, आधा ना के समान होता है ना, ये सारी चीज़ें। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण का उद्देश्य। कहानी अगर किसी को सिखा रहे तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, कहानी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल विकास करना, ज्ञान को आसान व रोचक रूप से प्रस्तुत करना, छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। ये सब चीज़ें क्या है? अगर हम कहानी शिक्षण करा रहे हैं तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर उत्पन्न होती हैं। अगले छात्रों में मौखिक एवं लिखे अभिव्यक्ति का विकास करना, छात्रों में भावात्मक एवं चित्रात्मक भावनाओं का विकास करना, छोटी और कठिन बातों का आसान बनाना, छात्रों को की साहित्य में रुचि विकास करना, छात्रों में विचार, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है छात्रों को भाषा के विभिन्न शैलियों में परिचित कराना, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियाँ, मुहावरे का ज्ञान कराना, छात्रों में देश, जाति, धर्म के प्रति स्थायी भाव का विकास करना, छात्रों को संवेगों एवं मनोवृत्ति का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को अपना चरित्र निर्माण करने में सहायता करना और छात्रों को कहानी लेखन की रुचि उत्पन्न करना। जी वहाँ आप नहीं आप करोगे, बस समझ लो एक तरीके से कि क्या क्या हमें लिखना है। कर ये बिल्कुल सेम लिख के नहीं आओगे, लिखोगे अपनी भाषा में। तो बस समझ लो, हमारे पास कंटेंट हमारे माइंड में होगा तो हम आराम से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला गद्य और पद्य में अंतर क्या है? देखो इंपॉर्टेंट है ये। साहित्य में गद्य का अर्थ महत्वपूर्ण स्थान है, गद्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्राय गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो गद्य में बोलते हैं। पद्य दूसरे के भावों एवं विचारों को बोध
गद्य के ही सफलता से और रहता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत व्यवस्थित होती है। देखिए गद्य पद्य क्या होता है, गद्य में जो हम नॉर्मली जो डेली बोलचाल की भाषा होती है वो होती है, और पद्य में जो लय से बोला जाए, कोई चीज़ कहानी कविता कोई कविता है या कोई साखी है, कोई दोहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, पद्य। जो गा के सुनाई जाए वो पद्य होते हैं, जो नॉर्मली अपने बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं वो गद्य होते हैं। गद्य में व्याकरणिक भाषा का भी यूज होता है, लेकिन उसमें व्याकरणिक नहीं यूज नहीं होता। ठीक, ये चीज़ समझ ली, पढ़ लोगे आराम से अपने बुक से, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जाता है। वाचन, कोई तो बोल रहा है गलत सलत बोल रहा है बच्चा, तो कैसे दूर कर सकते हो, तो आवृत्ति पुनरावृत्ति। इसका अभिप्राय है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति करके कर सकते हो। वातावरण परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन कर दो, कहीं बच्चा ज़्यादा गालियाँ दे रहा है तो उसको ऐसे वातावरण में निवेश कर दो जहाँ लोग अच्छे गालियाँ वगैरह नहीं देते हो, तो वातावरण का परिवर्तन कर सकते हो। चिकित्सीय विधि, किसी अंग से कोई खराबी के कारण या जन्मजात किसी कमी के कारण दोषों को चिकित्सीय उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। अगला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, प्रार्थना पत्र होते हैं, कार्यालयिक पत्र होते हैं, आगे व्यावसायिक पत्र होते हैं। देखिए ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे अपने उससे, बस एक हेडिंग मिल आपको, देखिए इससे आपको क्या मिल रहा है, पहली बात हेडिंग मिल रही है आपको कि क्या क्या हेडिंग कर सकते हो कम समय में। दूसरी चीज़ कि आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहा है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन, इनका अर्थ क्या है। ठीक, बाकी थ्योरी पूरी आप बना बना के कर सकते हो, वहाँ वही करोगे जो तुम्हारे माइंड में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मधारय समास। जो समझ आने लायक है वो आराम समझाएंगे। कर्मधारय समास, देखो कर्मधारय की पहचान होती है कि उसको जब तोड़ोगे समास को, समास का मतलब संक्षिप्त होता है, अगर उसको तोड़ोगे तो हैजो, या तो हैजो में तोड़ेगा या फिर के समान। ठीक, के समान, जैसे ये लिखा है नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक, इनकी परिभाषा क्या है जो के, देखो कर्मधारय समास में है जो या के समान दो चीज़ें तोड़ने पाएंगे। अगर ये दो चीज़ें आ रही तोड़ने पे किसी शब्द को, तो कर्मधारय समास होगा। देखिए क्या इन्होंने रखा, कर्मधारय समास में उत्तर पर प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम। देखो कमल, कमल क्या है हमारा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये नाम है ना, तो कमल ये संज्ञा हो गया। और इसका जो लेकिन पहला पद क्या है, विशेषता बता रहा है, देखो उसकी, नीला, काला, सफ़ेद, पीताम्बर, पीला, ये सब क्या है, ये पहला अक्षर विशेषता बता रहा होगा और दूसरा किसी संज्ञा है सर्वनाम। ठीक, तो हमारा ये कर्मधारय समास हो गया, समझ आ जाए, कर दोगे वहाँ। आगे जैसे चंद्रमुखी लिखा, चंद्रमा, चंद्रमुखी वर्ड लिखा है ना, चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी। ठीक, आगे महापुरुष, महान है जो पुरुष, हमने कहा भी शब्द को तोड़ने पर है जो आ रहा हो या के समान आ रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। वर्ड बहुते रहे, आराम से उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो बताइए। प्राणी में ये आ जाते हैं, स्थान में आ जाते हैं, सभी वस्तु में ये सभी आ जाते हैं, भाव या गुण का ये आ जाता है। ठीक, अगला है हमारा पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में क्या अंतर है। देखिए पूर्ण विराम में, पूर्ण विराम का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी बात है वो पूरी हो चुकी। ठीक, और अल्प विराम में मतलब ये होता है कि किसी की बात को कहने के लिए थोड़ा सा ब्रेक देना पड़े, रुकना पड़े, तो वो हमारा अल्प विराम हो गया। इसकी थ्योरी है सामने लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि इनको आपको समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक, अगला है उपसर्ग में प्रत्यय में क्या अंतर है। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, आप थ्योरी वीडियो रोक के थ्योरी पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग में प्रत्यय, देखो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो वो हो जाएगा उपसर्ग। और ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। बस इतना ही अंतर है, बाकी थ्योरी लिखी हुई, थ्योरी आप पढ़ सकते हो। आगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता, कि कहानी शिक्षण में क्यों कराना चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है। ये तो शायद पीछे कर भी चुके हैं कि कहानियाँ छात्रों को गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करती हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। कहानी शिक्षण एवं छात्रों को सर्वांगीण विकास होता है। कहानी शिक्षण से छात्र के ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक एवं अर्थ ग्रहण भी का भी छात्रों में विकास करती है। कहानियाँ छात्रों को कल्पनात्मक शक्ति का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। ठीक, अगला है मौन वाचन, मतलब हम तुम मन ही मन में पढ़ रहे हो कोई चीज़, कोई बुक या कुछ कर रहे हो, तो उसका मतलब उससे आप क्या समझते हो, मौन वाचन का महत्व बताना, पढ़ रहे हो तो क्या है बताना। मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं से स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि की ज्ञात ना हो पाए कि वहाँ कहीं पढ़ा जा रहा है।
ही मौन वाचन कहलाता है। पता था, आराम से बना बना के लिख सकते थे, बस थ्योरी में तो थ्योरी से थोड़ा कंटेंट मिलेगा कि किस तरीके से हमें करना। आगे इनका महत्व क्या है, महत्व पढ़ लेंगे। देखो महत्व क्या है, मौन वाचन से प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन स्वगति से कर सकता है, मतलब स्वयं से कर सकता है। यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य अथवा वाक्यांश छात्र की समझ में नहीं आ रहा हो तो उसी वाक्य वाक्यांश को उस समय बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश पूरी तरह समझ में आ जाए। आगे अवकाश के क्षणों का सदुपयोग कर सकते हो, मौन वाचन पढ़ के अपना कहीं बैठो शांति से, कहीं जा रहे हो अपने पढ़ लो आराम से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गणतंत्र दिवस, लेखन, खेलकूद की उपयोगिता, राष्ट्रीय पर्व पर आराम से अपने भाषा में लिखोगे। ठीक, ये कोई चीज़ नई नहीं है जो तुम्हें बतानी पड़े, आराम से कर लोगे। लेखन, अगला है आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय लाइब्रेरी, ये सारा पढ़ सकोगे ना। समास विग्रह किसे कहते हैं, किन्हीं 3 समास के नाम लिखिए। समास विग्रह क्या होता है, किसी पद को तोड़ना या किसी शब्द को तोड़कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास या सामाजिक पद को पुनः पृथक पृथक करके विभिन्न चिन्हों द्वारा सहित दर्शाने की प्रक्रिया को समास विग्रह भी। समास विग्रह का मतलब क्या है कि किसी शब्द को तोड़कर लिख देना, जैसे विद्यालय का होता है विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक, क्लियर। आगे 3 बताएं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ठीक, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ठीक, ये सभी होते हैं हमारे समास होते हैं। अगला कर्मधारय समास, टोटल 6 होते हैं ना, टोटल 6, 3 जो हो गए, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, उसके बाद कर्मधारय। ठीक, ये हमारे समास हो गए। भूतकाल एवं भविष्यकाल के उदाहरण में अंतर बताइए। भूतकाल और भविष्यकाल अपने आप बता दोगे। ठीक, भूतकाल क्या होता है, भविष्यकाल क्या होता है। भूतकाल में सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं और भविष्यकाल में आगे होने वाले होते हैं। ठीक, आगे सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सब संज्ञा के विशेषता बताते हैं, या नहीं सॉरी, जो सब संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, हम, आप, वह, ये सब क्या है, समासिक वर्ड। उन्होंने, अपने, उसने, किसने, किसी को, ये सब क्या है। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं दर्शाइए। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। देखो 12 चिन्ह कौन कौन से होते हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, इनके नीचे जो साइन दे रखे हैं ये भी कर लीजिएगा, पीछे आ जाते हैं। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इकहरा, दोहरा अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, लोप निर्देशक चिन्ह। ठीक, निर्देशक चिन्ह बड़ा सा होता है, संयोजक चिन्ह छोटा सा होता है। आगे हंस पद, विवरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास। देखो समास किसे कहते हैं बता चुके हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, किसी चीज़ को संक्षेप में लिखते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, ऐसे लिखते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र इतना बड़ा है उसको संक्षेप में क्या देखिए, राजपुत्र। इसका मतलब समास का अर्थ है छोटे में कोई चीज़ लिखते हैं। बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण लिखिए। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों शब्द अलग अलग अर्थ निकाल रहे होते हैं और उससे जो तीसरा शब्द बनता है वो भी इनसे सबसे अलग होता है। तो ये हो गया हमारा, जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, दोनों अलग अलग अपना अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन वो तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। तीसरा क्या है, पीला है जिसके वस्त्र, अर्थात कि श्री कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। ठीक, तो ये समास होगा बहुब्रीहि समास। समझ आ गया क्या हुआ। अगला बाकी वीडियो रोक के इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देखिए। संबंधवाचक विशेषण, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर संबंध प्रकट करने के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, देखो संबंधवाचक सर्वनाम के वर्ड समझ ले, जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस, जिन, ये सब क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण देखो बताइए। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को जिनका पूरा अर्थ व्यक्त हो रहा हो वाक्य कहते हैं। वाक्य बना दो। आगे उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग, 2 पर्यायवाची। उपकार का अनुग्रह, कृपा, अनुपम का अनूठा, अनोखा, उपेक्षा का उपहास, तिरस्कार, और खग का चिड़िया, पक्षी। ये सब क्या है हमारे पर्यायवाची शब्द। ठीक, आगे विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं, एंटोनिम्स बता दोगे आराम से। मुक्ति का, लौकिक का, वादी एवं संयोग के विलोम शब्द भी लिखना। विपरीतार्थक शब्द बता दोगे जो विपरीत अर्थ बताते हैं। उसके बाद मुक्ति का बंधन, वादी का प्रतिवादी, लौकिक का लौकिक, संयोग का वियोग, ये हो जाएंगे। अगला है पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, अपनी भाषा में लिखोगे। पत्र सुस्पष्ट होना चाहिए, संक्षेप में लिखना चाहिए, जो भी कह रहे हैं वो बात क्लियर होना चाहिए, है स्पष्ट तरीके से बोली जानी चाहिए, भाषा शुद्ध होना चाहिए, जिसके लिए लिख रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये सारे कुछ
लिख दोगे। ये सब अपने आप बना बना के ही करोगे, वहाँ कोई भी ये चीज़ याद नहीं आएगी। बस अगर कंटेंट चाहिए तो बस आपके सामने लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है सस्वर पाठन और मौन पाठन में क्या अंतर है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, वो क्या मैं कर रहा हूँ, सस्वर पाठन कर रहा हूँ। और मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन में हम खुद से ही आंतरिक रूप से पढ़ते हैं, किसी कोई बाहर आवाज़ नहीं जाती है, सस्वर पाठन और मौन वाचन में। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो शब्द बेशब्द या जब कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे या अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। वही कि उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के आगे लगते हैं, उससे जो शब्द बनता है वो नया शब्द। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कर लोगे वीडियो रोके। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम जिसकी बेशब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक, ध्वनि सफल बल्लेबाज है। बल्लेबाज कैसा है, सफल है। विशेषता क्या है बल्लेबाज ध्वनि की, सफल बल्लेबाज है। मोदी जी कुशल कुशल प्रशंसक हैं, प्रशासक हैं। सफल और कुशल क्या, विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन है मौलिक लेखन का क्या अर्थ है। देखिए मौलिक लेखन क्या होता है। मौलिक लेखन का तात्पर्य एक ऐसा लेखन जिसमें नवीनता एवं मौलिकता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास लिख दिया। मौलिक लेखन का मतलब एक सिस्टमिक तरीके से, एक जिसकी कोई कोई सेंस दे रहा हो, वो होता है हमारा लेखक। लेखन के दो पक्ष होते हैं, बाह्य लेखन अथवा यांत्रिक पक्ष, जिसमें वर्ण वर्तनी विराम चिन्ह वाक्य गठन आदि होता है। मैंने वही कहा कि सिस्टमिक तरीके से बिल्कुल। दूसरा आंतरिक पक्ष, जिसे मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो। ये कार्य परिवेश में कराया जाना चाहिए। शुरू में ऐसे विषयों पर लेख लिखवाना चाहिए जिसका लेखन वाले को अनुभव। ठीक, वीडियो रोक के इसको आराम से पढ़ लोगे आप। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। बच्चों में चित्रपठन द्वारा कहानी पाठक द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब ये है कि किसी से बुलवा के कैसे पढ़ सकते हो। तो चित्रपठन, कोई एक चित्र दे दो बच्चों को कि इसके बारे में बताओ, इसको पढ़ के दिखाओ मुझे कि यहाँ ये नदी है, यहाँ पे ये बच्चा घूम रहा है, यहाँ ये पेड़ खड़े हुए हैं, नदी में नाव तैर रही। तो इसके द्वारा भी आप मौखिक अभिव्यक्ति करा सकते हो। कहानी पाठ द्वारा बुलवा सकते हो बच्चे को। कविता पाठ द्वारा बच्चे को बुलवा सकते हो। अभिनय द्वारा, अभिनय जब नाटक वगैरह कोई मंच वगैरह होता है उसके थ्रू कर सकते हो। वाद विवाद द्वारा करा सकते हो। तो मौखिक अभिव्यक्ति इन सब चीज़ों से करा सकते हो। हेडिंग समझ लो, बना के अपने आप करके आओ। अगला क्वेश्चन है हमारा विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक हमेशा पढ़ के आ रहे हो कि ये विस्मयबोधक चिन्ह होता है, ऐसा करके लगा हुआ। एक इसका मन के भावों को यथा शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयबोधक चिन्ह या विस्मयबोधक शब्द कहते हैं प्रयोग किया जाता है। हाय ये क्या हो गया, अरे तुम आ गए, छी तुम तो बहुत गंदे व्यक्ति हो, ये सब क्या है। आगे हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 43-40 इसका क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद। अच्छा ठीक। विस्मयबोधक चिन्ह, हाँ एक ये है, ये योजक चिन्ह छोटा सा होता है। ठीक, उद्धरण चिन्ह, इकहरा चिन्ह, शब्द युग्म एवं तुलना करने वाले शब्दों के साथ योजक चिन्ह का, जैसे दिन रात, सुख दुख, आजकल, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा, ये सब क्या है, योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। ये कभी एक ऐसे लगा होता, कभी दो चिन्ह लगे होंगे। ठीक, ये सब किसमें, इन जो इंग्लिश में पढ़ते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना। लाघव चिन्ह का देखिए प्रयोग। लाघव चिन्ह संक्षेपक भी बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने में, जैसे डॉक्टर को डॉ, पंडित को पन, प्राइवेट लिमिटेड प्रा लिमिटेड, ये क्या है, लाघव चिन्ह है। ठीक, प्रश्न को प्र, उत्तर को उ, टेलीविजन को टीवी, ये सब क्या है तुम्हारे लाघव रूप, मतलब छोटे लघु रूप में लिख दो लाघव। लेखन कार्य समय कागज और आँखों के बीच की दूरी कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये थ्योरी है, पढ़ लो एक बार कि लेखन लिखने कार्य को अधिक निकटता से करने पर आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए लेखन करते समय कागज एवं आंखों के मध्य 12 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए लिखते समय। देखो एक होता अगर चिन्ह इस पर अगर एक चिन्ह होता तो मिनट होता, 2 सेकेंड, 2 है तो सेकंड होता। वैसे 12 सेकंड, यहाँ 12 सेकंड नहीं सेंटीमीटर होगा, मीटर सेंटीमीटर रोल होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। लिखते समय कागज़ की आंखों की दूरी बनाए रखने के साथ साथ कुर्सी पर लिखने या मेज़ पर लिखना चाहिए। किसी अन्य वस्तु को मेज़ या टूल के रूप में दिया जा सकता है। लिखते समय कागज़ की स्थिति, ये थ्योरी है, सामने पढ़ लोगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो कम समय में अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगला है सामासिक पद किसे कहते हैं। देखिए सामासिक पद किसे कहते हैं। सामासिक पद में दो पदों
में समास होता है, जिन दो पदों में समास होता है वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके दो समास को समझना जरूरी है। समास का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक करना ही समास है। उदाहरण विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि समासिक पद है। रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन गया, किंतु इसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आया। वही संक्षेप का मतलब, समासिक पद का मतलब क्या है, जिसमें जो समास जिन वर्णों से बन रहा होता है वो समासिक पद होते हैं, और समास का मतलब संक्षिप्त होता है। थ्योरी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन के कोई दो उद्देश्य बताइए। देखो, छात्रों में अधिक से अधिक विषय वस्तु का आत्मसात होता है। छात्रों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने में के लिए प्रेरित होता है। अगला, उनकी चिंतन में तर्कशीलता का विकास करने में प्रयत्न होता है। अगला है, छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए जाने में, और छात्रों द्वारा विषय वस्तु को गहनता से समझना। ये पढ़ लीजिए, बस कंटेंट ले लीजिएगा, बाकी करना वहाँ अपने हिसाब से, कोई रटा हुआ नहीं कर पाए। कहानी का महत्व बताइए। कहानी में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कहानी में किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में बताया जा रहा होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ लो एक बार, आराम से समझ आ जाए। ठीक, कहानी। आगे देखो, ये थोड़ा क्वाड लिख सकते हो अंदर। पढ़ते समय पुस्तक की कितनी दूरी होनी चाहिए, एंगल 45 डिग्री का बनना चाहिए और 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। ठीक, बाकी रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा इसे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से क्या आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब किसी चीज़ को समझाने के लिए तुम स्वतंत्र हो, बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हो, वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो गई। जिसमें जब कोई व्यक्ति जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगता है तथा किसी वस्तु अथवा विषय वातावरण के संदर्भ में हम तो उस मौलिक ढंग से सोचते हैं। जो विचार हमारे मन में आता है उसकी कल्पना में भी चिंतन चलता है तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, आगे समझ। स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब हम कुछ भी बोल सकते, अपने हिसाब से बोलना। अपने बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कौन कौन से उत्सव मनाया? मौखिक अभिव्यक्ति मतलब वो बच्चा बोले, किस तरीके से तुम उसको उकसा सकते हो कि बच्चा बोले। आपको कौन कौन से उत्सव पसंद है और क्यों, तो बच्चा बोले। आपके यहाँ उत्सवों पर खाने में क्या क्या चीज़ बनाई जाती है, बच्चा बोलेगा, शांत नहीं बैठेगा। ठीक, तो ये है मौखिक अभिव्यक्ति बच्चे से किस प्रकार करा सकते हो। आगे उत्सव पर आपसे वो इस तरह के प्रश्न पूछे कि बच्चा बोलने के लिए मजबूरी हो जाए तो वो मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। उच्चारण के उद्देश्य बताइए। उच्चारण के उद्देश्य क्या होते हैं? ये थ्योरी है, पूरी पढ़ लो, वीडियो रोक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अव्ययीभाव समास। देखो, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? देखो, अव्ययीभाव समास की पहचान ये होती है कि इसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ होगा। ठीक, उपसर्ग लगा हुआ, भरपेट, रातों रात, बेशक, शक के आगे क्या लगे? बेशक। तो अव्ययीभाव समास की यही पहचान है, बाकी ये थ्योरी अपने हिसाब से पढ़ लो। ठीक, अव्ययीभाव समास की पहचान बता दी कि उसमें क्या होगा, कोई उपसर्ग लगा होगा। विशेषण के अर्थ और भेद में आप क्या समझते हो? विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के प्रमुख भेद ये लिखे हुए, संख्याबोधक विशेषण, गुणबोधक विशेषण, परिणाम बोधक और संकेत बोधक, ये सब विशेषण के प्रकार हो गए। भविष्यकाल के भेद लिखिए। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य मतलब कि संभावना हो रही हो भविष्य कि कल वर्षा हो सकती है, ये संभाव्य भविष्यकाल होता है। सामान्य भविष्यकाल के रीना स्कूल जाएगी, बे किताब पढ़ेंगे, मोहनाथ जाएगा, ये सब क्या है? भविष्यकाल के दो प्रकार हो। आगे वाचन का महत्व स्पष्ट बताइए। वाचन का महत्व, वाचन से क्या होता है? वाचन से व्यक्ति उन सभी के लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है जो अब संसार में नहीं है। ठीक, वाचन से। दूसरा, मौन वाचन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अथवा विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप लाभान्वित हो सकता है। वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी लिखी हुई बात से अवगत कराया जा सकता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। ठीक, ये सब क्या है? वाचन का महत्व। वाचन मतलब बोलने का महत्व। बोलने से क्या होता है? आगे, अवकाश के क्षणों का उपयोग दूसरों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ लो रोक के। एक कहानी की क्या क्या विशेषता होती है? देखो, हेडिंग मैं बता रहा हूँ, आप सीधे उसकी थ्योरी कर दो। शीर्षक अच्छा होना चाहिए, कथानक होनी चाहिए। दूसरा, पात्र कौन कौन से हैं कहानी के, ये भी होना चाहिए। कथोपकथन, ये छात्रों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले होते हैं। कहानी में यथेष्ट कथोपकथन हो, कथोपकथन हो और यदि पात्र के अनुकूल भाषा में हो तो और भी सुंदर है। श्रोता एवं पाठक अधिक से अधिक प्रभावित हो करने वाले हो। आगे, भाषा शैली अच्छा होना चाहिए। ठीक, अगला, उद्देश्य क्या है इसका? अगला है हमारा
लोक कथा, जो एक कथा वगैरह होती हैं, लोक कथा कराते हैं, रामायण कराते हैं, सब क्या है, लोक कथा ही तो है। प्राचीन काल में से ही लोक कथाएं भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। लोक कथाएं किसी साधारण या राजघराने के ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती हैं। रामायण हो रहा है, कथा हो रहा है, महाभारत हो रहा है, विष्णु पुराण हो रहा है, कृष्ण पुराण हो रहा है, कुरान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या है, ये सब लोक कथा ही तो है, जो लोगों के लिए सुनाई जाए, पुरानी किसी से संबंधित चीज़ें सुनाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोक कथा, जो पूरी दुनिया में चल रही है। लोक उच्चारण का महत्व बताइए। उच्चारण पढ़ लो, अपनी भाषा में कर लोगे, अपनी भाषा में ही करना। उच्चारण का मतलब क्या है, किस चीज़ का उच्चारण करना, बोलना, उसके बारे में बताना। कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, कि कहानी को किस तरीके से देखो, चित्र विधि द्वारा बता सकते हैं। एक चित्र दे दो, उसमें बच्चा कहानी बना लेता है कि अच्छा पहले ये बच्चा यहाँ गया था, फिर इसने अपने पिताजी के पैर छुए, पैर छू के, फिर ये चित्र इस तरीके से बने हुए थे किताबों में। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी चित्र के द्वारा ही कहानी बनी हुई होती। अगला कहानी कथन विधि। तीसरा प्रश्नोत्तर विधि, ठीक, हिंदी अपने आप पढ़ना। वार्तालाप विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण दोष के प्रमुख कारण बताइए। उच्चारण दोष, उच्चारण का दोष कैसे हो सकता है, मतलब वो ये करें कि एक बच्चा कैसे गलत कर सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, अगर ये होगा तो भी उच्चारण गलत करेगा। उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, उच्चारण तत्वों के ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, उसको अर्थ नहीं पता उसका, तो भी उच्चारण गलत हो जाएगा। तीसरा शारीरिक विकार, कोई शारीरिक विकार हो, जैसे मान लो किसी बच्चे की जीभ कट जाए तो वो उस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा ना, तो शारीरिक विकार की वजह से भी उच्चारण सही नहीं कर सकता। परिवार में अशुद्ध उच्चारण, परिवार में अशुद्ध उच्चारण किया जा रहा है किसी चीज़ का, तो उसके आधार पर भी बच्चा गलत उच्चारण कर सकता है। बस हेडिंग पता लग गई, आराम से अपने आप कर सकता। आगे बालाघात से अपरिचित होना, इससे भी बच्चा उच्चारण गलत कर सकता है। उच्चारण गलत करने के लिए बोला से कि कौन कौन तरीक़ों से गलत हो सकता है, बच्चा किस तरीके से गलत बोल सकता है। आगे गति का ज्ञान हो, ठीक, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना, इसकी वजह से भी उच्चारण गलत। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों उच्चारण अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोल दिए तो दोनों का अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे रोको मत जाने दो, एक जगह रोको मत जाने दो, ठीक, वर्ड वही हैं लिखे हुए, लेकिन सेंटेंस दोनों का चेंज हो जाएगा। वाक्य प्रमुख प्रकार, वाक्य कैसे होते हैं, देखो, सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही वाक्य हो और पूरा स्पष्ट बात निकल रही हो। जैसे सरल वाक्य में ही एक ही प्रक्रिया होती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की, ठीक, बात क्लियर हो जाए, पूरी बात हो जाए, सरल। मिश्रित वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य में यदि मूल वाक्य में एक अथवा अधिक वाक्य जुड़े हों तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। घंटा बजते ही शिक्षक कक्षा में आ गए, देखो इसमें मिश्रित और संयुक्त वाक्य की कंडीशन है कि मिश्रित वाक्य में एक ही घटना के बारे में बताया जा रहा हो कि घंटा बजते ही शिक्षक कक्षा में आ गए, या विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। ये हो गया तुम्हारा मिश्रित वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, देखिए, संयुक्त वाक्य पहले समझ लो कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अलग अलग होंगे, दोनों अपना खुद का अलग अलग, शिक्षक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गए, मतलब दोनों अपना अलग अलग अर्थ निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द को परिभाषित कीजिए। दो अक्षरों या दो से अधिक अक्षरों के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है। शब्द सार्थक होते हैं। हिंदी के शब्द को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से समझाया है। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या तीन प्रकार से निम्न प्रकार करनी चाहिए। नंबर एक, व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहते हैं। आगे, ठीक, अगला है, शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्द ध्वन्यात्मक या फिर वर्णात्मक, या तो ध्वनि वाले शब्द होंगे या फिर वर्णन करने वाले होंगे। समास के भेद, समास 6 प्रकार के होते हैं, पढ़ा चुके हैं। कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अगला द्विगु समास, द्वंद्व समास। वीडियो को रोक के आराम से इनको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भेद, पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो इसमें चल रहा हो, सामान्य हो बिल्कुल। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें अपूर्ण चल तो वर्तमान रहा है लेकिन अपूर्ण हो, जैसे लड़के लड़ रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, ठीक, अपूर्ण है, पूरी बात नहीं हुई ना, अभी चल रहा है और वर्तमान में भी है। इसमें
इसमें काम होने की जानकारी होती है। ठीक। संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान, देखिए इसमें क्या है, शायद वह फल तोड़ता हो, रेखा कक्षा में पड़ती होगी, शायद वह जा रहा होगा। ये क्या है, संदिग्ध है, कुछ संदेह होना, संदिग्ध। पूर्ण वर्तमान काल, जो पूरा हो गया, जैसे राकेश विद्यालय जा चुका है, उसने पढ़ा है। ठीक। वर्तमान में चल रहा है लेकिन पूरा हो गया। ठीक। अब पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, एक है क्रिया के जिस रूप से ये मालूम होता है कि क्रिया कितने से आरंभ होकर वर्तमान में निरंतर चल रही है, उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से ये मालूम होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में निरंतर चल रही है, तो उसको क्या कहोगे, पूर्ण सातत्य वर्तमान। जैसे मैं एक काम पहले से ही करता रहा हूँ, तुम सोते रहे हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वाचन, सस्वर वाचन, मौन वाचन, ये पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन, रिपीट हुआ डबल। थ्योरीज की पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना रोक के। अगला है, मौन वाचन की आवश्यकता क्या है, मौन वाचन की क्या आवश्यकता है, तो मौन वाचन क्यों करना चाहिए ये कह रहे हैं। तो मौन वाचन से प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन अपनी अपनी गति से कर सकता है। ठीक। मौन वाचन कर रहे हो तो अपनी, तुम्हें जितनी जरूरत है, तेज पढ़ना चाह रहे हो तेज पढ़ लो, धीरे पढ़ना तो धीरे पढ़ लो। दूसरा, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या उपवाक्य छात्र की समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस वाक्य का वाक्यांश उस समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न कर सकते हैं जब तक कि वाक्यांश समझ में ना आ जाए। आप काश के क्षणों का सदुपयोग कर सकते हो, पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। ठीक। आगे, भूतकाल के भेद, भूतकाल, भूतकाल वही जो पीछे हो सका, जो कार्य पीछे हो चुका हो उसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के दो भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, वही जो अभी पढ़ा उसी तरह। आसन्न या तात्कालिक भूतकाल, प्रीति आई भी गई, सोनिया गई थी, प्रीति अभी गई थी, सोनिया गई, प्रीति अभी गई थी, सोनिया गई थी, प्रीति अभी गई थी एक जे हो गया, सोनिया गई थी। आसन्न तात्कालिक भूतकाल, मतलब बिल्कुल अभी तुरंत तुरंत हुआ। आगे संदिग्ध, कुछ संदेह हो, जैसे वह प्रयागराज चली गई होगी, प्रकाश लखनऊ पहुंच गया होगा, ये सब क्या है, क्लियर नहीं है, बस संदिग्ध है, संदेह है थोड़ा कि पता नहीं पहुंचे हूँ। हेतु, हेतुमत भूतकाल, जिस क्रिया से ये मालूम होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह परिश्रम से पढ़ती थी तो फेल ना होती। ठीक। क्रिया मालूम हो फिर भी भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकती। यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती। ठीक। कि अगर तुम्हें पहले से पता होता चीज़ें तो ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये क्या, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो भूतकाल कितने प्रकार का होगा, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत। आगे, वाक्य रचना की क्या विशेषताएं, वाक्य को बना रहे हो, रचना कर रहे हो तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। देखो, प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा वाक्य रचना का विशेष महत्व है। छात्र जब तक शुद्ध वाक्य बनाना नहीं जानते तब तक बड़े निबंध नहीं लिख सकेंगे। हिंदी वाक्य रचना की प्रमुख विशेषता है जिसमें उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। मतलब वाक्य रचना की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, देखिए, वाक्यों शब्दों का क्रम सही होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, आकांक्षा, वाक्य की सामर्थ्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बकवास लिख दिया, मधुरता होनी चाहिए, ठीक से रचे जाएं, अनुच्छेद की सफलता वाक्य पर निर्भर। आगे, उपसर्ग तथा प्रत्यय उदाहरण को परिभाषित सहित बताइए। देखो, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर, किसी उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को ही बदल दें, वो कहलाते हैं उपसर्ग। और ऐसे अविकारी शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलने, वो होते हैं प्रत्यय। ठीक। पास से प्रत्यय, पास से पीछे, ये उपसर्ग हैं इतने दिए हुए, पढ़ लो आराम से, एक एक चीज़ वीडियो रोक के। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय। प्रत्यय बता ही चुके हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनका शब्द का अर्थ बदल दें। मित्र में ता जोड़ दो तो मित्रता, धन शब्द में बान जोड़ दो तो धनवान। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदित प्रत्यय, कृदंत, और दूसरा तद्धित। ठीक। कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उनको वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई, हट, बट, पा, ता, ये सब क्या कृदंत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे जोड़कर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित। जैसे अर, हारा, त्व, पा, ई, या जो विशेषता बताएं। तद्धित प्रत्यय वे हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर कोई विशेषता बताते हैं। जैसे हारा, लकड़हारा, पा, मोटापा, मोटा क्या है, मोटापा क्या हो जाएगा, ये विशेषता बताएगा। तो तद्धित प्रत्यय वे हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द की विशेषता बताने लगे, तो तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जोड़कर शब्दांश जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत्य प्रत्यय बोला है। आगे,
अगला क्वेश्चन हमारा, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। जो हम लिखते हैं, लिख लिख के पढ़ते हैं, तो हमारा क्या उससे फ़ायदा है। तो व्यक्ति के लिखने, देखो पहले माइंड कंसंट्रेट होता है, माइंड कंट्रोल होता है लिखने से। तो व्यक्ति के जीवन में लिखित अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। मानवीय विचारों में अभिव्यक्ति स्थायी रहे, लोग उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों और कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा हजारों वर्षों से संचित करता रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। छात्रों की शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है, अतः लिखित अभिव्यक्ति विचारों एवं भावों को स्पष्ट रूप से सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास। देखो द्विगु समास में कोई गणित वाला हो, द्विगु समास की पहचान होती है कि उसमें कोई गणित संख्यावाचक विशेषण लगा हो, जैसे त्रिलोकी, तिरंगा, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी। ठीक, ये क्या है, सब द्विगु है। द्विगु समास पढ़ी सको। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, देखो सकर्मक, जिस क्रिया में किसी न किसी कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, श्वेता किताब पढ़ती है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और किताब क्या हो गया, कर्म। सकर्मक क्रिया मतलब सा मीन्स साहित्य, कर्म मीन्स का, जिसमें कर्म भी हो, वो हो गई सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं, जिसमें ये सब पढ़ लोगे आगे। सकर्मक क्रिया के, अब सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म हो तो वो एक कर्मक, जिसमें 2 कर्म हो जिस वाक्य में, 2 कर्मक। देखो सोनू गाय से दूध दूहता है, देखो गाय और से दूध दूहता है, दूहना क्या हो गई, क्रिया हो गई। कर्म क्या हो गया, सोनू, दूध और गाय, 2 चीज़ें कर्म हो गई, जो हो गए द्विकर्मक। दूहता है, इसमें दूहता है क्रिया, कर्म गाय और दूध। ठीक, अकर्मक क्रिया दूसरे नंबर की, पहले नंबर सकर्मक, दूसरे नंबर अकर्मक। कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म ना हो, जैसे गोपाल हंसता है, पूनम रोती है, यहाँ हंसना रोना अकर्मक क्रिया कहलाए। ठीक, ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे, 65 क्वेश्चन थे, आराधन सीरीज से लिए गए हैं, सभी कंप्लीट हो चुके हैं। 3 वीडियो में पूरा पेपर फिनिश हुआ है। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से और भी वीडियो बनाई जा रही हैं जो सिर्फ 3 क्लास में पूरे पेपर फिनिश हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।